विकलांग सास की फौजी बहू। कलावती अपने बेटे सौरभ की शादी बबीता नाम की एक लड़की से करके उसे अपने घर ले जाती है। कलावती एक पैर से विकलांग थी। एक दुर्घटना की वजह से उसका पैर खराब हो गया था। तब से कलावती अपने केवल एक ही पैर के सहारे से चल पाती थी और दूसरी तरफ बैसाखी का सहारा लेती थी। लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे को एक फौजी बनाया और बबीता से अपने बेटे की शादी करवा दी। शादी के बाद बबीता घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों में सौरभ बॉर्डर पर पहुंच जाता है और एक दिन बबीता अपनी सास कलावती से कहती है, अरे माँ जी, आपने अपने बेटे को बॉर्डर पर भेज तो दिया है, पर मैं यहाँ अकेले क्या करूँ? मेरा यहाँ अकेले मन नहीं लग रहा। भला मैं कब तक ऐसे अकेले रहूंगी? नई नई शादी के बाद पति पत्नी एक साथ कुछ वक्त गुजारते हैं और मेरा पति परमेश्वर तो बॉर्डर पर चला गया है। अरे बहू, तुझे तो अपने ऊपर घमंड होना चाहिए। अच्छा महसूस होना चाहिए कि तेरा पति एक फौजी है। तू जानती है बहू, तू कितनी खुश नसीब है। वो लड़कियां जिनकी शादी एक फौजी से होती है वो बहुत खुश नसीब होती है। अरे मैं तो अपने पिताजी से जिद करती ही रह गई, लेकिन उन्होंने मेरी शादी फौजी से करवाई ही नहीं। अरे अच्छा हुआ माँ जी जो आपकी शादी फौजी से नहीं हुई, नहीं तो आप भी अपनी जवानी में मेरी ही तरह तड़पती रहती। ऐसा मत सोच बहू, ये सोच कि तेरा पति अपनी जान दांव पर लगाकर कितने लोगों की जान बचा रहा है। एक फौजी बॉर्डर पर कई लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी को अपनी हथेली पर रखकर खड़ा होता है। अरे माँ जी, मैं जब भी आपके सामने उनके बारे में बात करने लगती हूँ, आपके अंदर की देशभक्ति निकलकर बाहर आ जाती है। अरे कभी तो मेरी भावनाओं को समझा करो। हाँ हाँ, सब समझ रही हूँ। एक काम कर, सौरभ को एक चिट्ठी भेज दे और उसे छुट्टियाँ लेकर आने के लिए कह दे। वैसे भी अभी उसकी शादी हुई है, क्या पता उसे छुट्टियाँ मिल जाए। कलावती की बात मानकर बबीता बहुत खुश होती है और बिना समय खराब किए सौरभ को एक चिट्ठी भेज देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद एक दिन बबीता रसोई में खाना बनाते हुए अपने मन में सोचने लगती है, अरे कितने दिन हो गए चिट्ठी भेजे हुए, क्या सौरभ मेरी जरा भी फिक्र नहीं करती? उन्होंने तो मुझे एक भी खत नहीं लिखा। ऐसा सोचकर बबीता उदास होने लगती है कि तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। अरे इस समय कौन होगा? बबीता दरवाजा खोलने जाती है, तभी फिर से दोबारा से दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे अरे सब्र करो, आ रही हूँ, खोल रही हूँ। दरवाजा भी बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता है क्या? जैसे ही बबीता दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर 4 फौजी खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर बबीता बहुत खुश होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका पति सौरभ खत न भेजकर सीधा उनसे मिलने बॉर्डर से घर ही आ गया है। लेकिन उसे सौरभ कहीं दिखाई नहीं देता, जिसके बाद बबीता उन सभी फौजी से कहती है, अरे भाई साहब, मेरे पति कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या आप उन्हें लेकर नहीं आए हैं? बबीता के इतना पूछने के बाद वो सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, जिसके बाद उनमें से कबीर नाम का एक फौजी बबीता से कहता है, देखिए, ये कहते हुए मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है, लेकिन सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बॉर्डर पर जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं। कल उनको इंडिया गेट पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। हम आपको बस यही बताने के लिए आए हैं। इतना सुनते ही बबीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। जो सच है बहन, हम बस वही बता रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो बहन, सिर उठाकर जियो कि तुम्हारे पति ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। अच्छा, अब हम चलते हैं, कल समय पर पहुंच जाना। इतना कहकर वो सभी फौजी वहां से निकल पड़ते हैं, जिसके बाद बबीता और कलावती का बहुत बुरा हाल हो जाता है। अगले दिन वो दोनों इंडिया गेट पर सौरभ की श्रद्धांजलि पर जाते हैं। ऐसे ही कई दिन तक वो दोनों सास बहू शोक मना रही होती हैं। हे भगवान, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। पहले मेरा पति चला गया, अब मेरा बेटा भी चला गया। अब मैं क्या करूं? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक से बबीता अपनी सास कलावती से उसके विकलांग होने का कारण पूछती है। माँ जी, क्या आप मुझे अपने विकलांग होने का कारण बताएंगी? बबीता की बात सुनकर कलावती रोने लगती है। रोते हुए बबीता से कहती है, बहुत साल पहले की बात है,
जब मैं तुम्हारी उम्र में थी मुझे देश की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। मैं एक फौजी बनना चाहती थी। मैंने फौजी की पूरी तैयारी की, यहाँ तक कि मैं फौजी भी बन गई थी। लेकिन सरहद पर अपने देश की रक्षा करते करते मेरे पैर में गोली लग गई, जिसके बाद मैं खुद रिटायर हो गई थी, क्योंकि एक पैर से मैं देश की सेवा नहीं कर सकती थी ना। अपनी सास की ये बात सुनकर बबीता बहुत अचंभित रह जाती है, जिसके बाद वो कहती है, माँ जी, मैं नहीं जानती थी कि आप इतनी दिलेर हो। मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा से ये सोचती थी कि पता नहीं आखिर क्यों माँ जी देश के लिए इतना सोचती हैं। और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप खुद एक फौजी थी और देश के लिए अपने पैर की कुर्बानी दी है। जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश की रक्षा करना हमारा फर्ज है। अगर आप अपने देश का नमक अदा नहीं कर सकते तो हम एक सच्चे देश भक्त भी नहीं है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे अपनी गलती का पछतावा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। सौरभ जी ना सही तो क्या हुआ, आपकी बहू फौजी जरूर बनेगी। अगर तुम फौजी बनना चाहती हो तो मैं भी इसमें तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और तुम्हें वो सभी चीजें सिखाऊंगी जो एक फौजी के अंदर होनी चाहिए। उस दिन के बाद से बबीता फौजी की तैयारी शुरू कर देती है और फिर वो दिन भी आ जाता है जब वो अपनी ट्रेनिंग में पास हो जाती है। सबसे पहले वो फौजी की यूनिफॉर्म पहनकर अपनी सास कलावती के पास आती है। माँ जी देखिए, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया है। आपकी बहू अब केवल बहू नहीं, एक फौजी बन गई है। उसे फौजी के कपड़े पहनते हुए देख कलावती की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद कलावती रोते हुए अपनी बहू से कहती है, बहू, आज सच में तूने मेरा सपना पूरा कर दिया है। पहले तो मेरे बेटे ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, मैंने भी अपना एक पैर देश के नाम कुर्बान कर दिया। आज तुमने भी अपने आप को देश के नाम कर दिया। आज के बाद आप फक्र से कह सकती हो कि आपकी बहू एक फौजी है। बबीता की आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई देती है, जिसे हम एक सच्चे देशभक्त की आंखों में देखते हैं। कुछ ही समय में बबीता बॉर्डर पर कई सारी जंग जीतती है और अपने देश का नाम रोशन करती है। कई अखबारों में उसकी फोटो भी छपती है। ये देखकर कलावती को बहुत खुशी मिलती है। जब भी बबीता जंग जीतती, कलावती उसके जंग जीतने पर गांव में ढेर सारी मिठाइयां बंटवाती और बहुत खुश होती।